हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 8 अगस्त 2021। तो आज हम देखते हैं हिंदू पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको कवर कराएंगे। क्यों कवर कराएंगे? क्योंकि आज से 4 वर्ष पहले इसकी 75 एनिवर्सरी मनाई गई थी और अभी तक इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी संभावना है कि प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, तो ध्यान से इसके एक एक पॉइंट को समझिए। बाकी इसकी डेप्थ और इसकी गहराई को हम आपको मॉडर्न इंडिया जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे स्टोरी के रूप में आपको पूरी तरह कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, जब ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। उन्होंने वास्तव में क्यों किया, आपको पता होना चाहिए कि 1940 के समथिंग लिनलिथगो नाम के जो उस समय के हमारे यहाँ गवर्नर होते थे, तो उन्होंने बिना भारतीयों की परमिशन के, क्यों? क्योंकि उस समय 1936 का जब चुनाव हुआ था तो कई सारे भारतीयों ने राजनीति में पार्टिसिपेट किया था। तो भारतीयों का ये मानना था कि अगर आप कोई नियम और कानून बनाते हैं तो उसके बारे में हमसे पूछें। लेकिन लिनलिथगो महोदय ने भारतीयों से बात नहीं पूछी और बिना भारतीयों के अनुमति के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कह दिया कि भारत हमारे साथ है। भारत जबकि नहीं चाहता था कि आप लोग हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दें। ठीक है, इसको मनाने के लिए, मान मनव्वल करने के लिए कि भारतीय सहयोग करें, कांग्रेस सहयोग करे, तो उन्होंने क्रिप्स महोदय को भेजा, जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या था, उन्होंने डोमिनियन स्टेट देने की बात की, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की, उन्होंने स्वराज की बात की। और आपको पता है कि भारतीयों ने 1929 में डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी आज़ादी चाहिए। तो इसलिए क्रिप्स प्रस्तावों को भी हमने नहीं माना और उनको हमने भगा दिया। और क्रिप्स की इसलिए भी समस्या थी, क्रिप्स का ये कहना था कि अभी आप हमारा साथ दो, बाद में आपको देंगे, जबकि गांधी जी क्या कहते थे, अभी दो। ठीक है, तो इसीलिए उसको पोस्ट डेटेड चेक किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, वो आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ आप समझ गए। 8 अगस्त को शुरू हुआ, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस समय 79 इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, अभी 8 ही अगस्त के दिन। ठीक है, आज के दिन ग्रैंड ओल्ड लेडी थी अरुणा आसिफ अली, उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया था, इसी दिन भारतीय तिरंगे को फहराया था ग्वालियर टैंक में। ठीक है, एक नाम और आप सुनते हैं भीकाजी कामा के बारे में, कि उन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में भी तिरंगा फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? आप में से अधिकांश बच्चों को लगता होगा कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। बिल्कुल भी नहीं, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। आपको पता है 1927 में जब साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था, किस लिए? क्योंकि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। ठीक है, खैर उसमें एक भी कोई भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ था। आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे? तो वही पुरानी बातें कि ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ, क्रिप्स मिशन विफल हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के परामर्श के भारत की भागीदारी की बात उन्होंने सुनिश्चित कर दी। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे आंदोलन भी, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के जरिए, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के जरिए, ये भी छोटे छोटे आंदोलन थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की ओर रुख किया। ठीक है, बाकी आपको ये पूरी स्टोरी हम मॉडर्न इंडिया में कवर कराएंगे। करंट की दृष्टि से आपको इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, फिर बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कितने चरणों में संपन्न था। 3 चरणों में उसकी बात आई थी। एक तो शहरी क्षेत्र में हम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर जाएंगे, और साथ ही जहाँ जहाँ हम समानांतर सरकार इस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे बलिया में, तामलुक में और सतारा में 3 जगह पे समानांतर सरकारें हुई। तामलुक कहाँ पे है? तामलुक आज का पश्चिम बंगाल का मिदनापुर का जो क्षेत्र है उसको तामलुक बोलते हैं। ठीक है, उत्तरापथ के मार्ग में आता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है,
खास बात यहाँ पे एक और याद रखना है, एक शख्स और हैं उषा मेहता, जो कि भूमिगत रेडियो संचालन के लिए फेमस है। मतलब कि जब सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो एडवर्टाइजमेंट जो की गई रेडियो में वो उषा मेहता जी के द्वारा की गई। ठीक है, तो आपको दो नाम मिले, एक तो अरुणा आसिफ अली जी, दूसरा उषा मेहता जी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों ये महिलाएं किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो आप बता देना भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल आता है मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे पूछता रहता है। आखिरकार मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है? क्योंकि मुद्रास्फीति को चेक किया जाए, मुद्रास्फीति को मापा जाए। मुद्रास्फीति का सामान्य सा मतलब होता है महंगाई, महंगाई के स्तर को मापा जाए। आम बोलचाल की भाषा में इसको महंगाई बोलते हैं, आरबीआई की लैंग्वेज में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मुद्रा का फैलना। बाकी मुद्रास्फीति को डेप्थ में हम इकोनॉमी की बुक सीरीज में आपको कवर कराएंगे। यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना है कि महंगाई को नापने के लिए आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसी रिपोर्ट को कहते हैं मौद्रिक नीति रिपोर्ट। ठीक है, उस रिपोर्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है? उस रिपोर्ट का ओरिजिन होता है आरबीआई एक्ट के 1934 के प्रोविजन के अंतर्गत। ठीक है, 1934 में जो आरबीआई से गठन से संबंधित जो एक्ट आया था, उसी में मौद्रिक नीति की बात की गई थी। ये एक तरीके की वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं? जो मौद्रिक नीति कमेटी होती है, आरबीआई का गवर्नर इसका हेड होता है। प्रश्न उठता है कि ये कितना रेगुलेट करते हैं? इनका उद्देश्य है कि हम +2 और 4% तक हम अपनी मुद्रास्फीति रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 4% अगर मुद्रास्फीति है, +2 भी हो जाए और -2, इसके बीच में ये रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब -2 से नीचे ना जाए और +2 से ऊपर ना जाए, अर्थात 6 से ऊपर ना जाए और 2 से कम ना जाए। ठीक है, बैलेंस में रहनी चाहिए। क्लियर? या इसी के मध्य में महंगाई बनी रहे तो हम ये कहते हैं कि हाँ, महंगाई अच्छी है। ठीक है, बाकी मुद्रास्फीति के संदर्भ में आपको आसानी से पता है कि आरबीआई क्या पॉलिसी अपनाती है। आरबीआई 3 तरह की पॉलिसी अपनाती है। क्या क्या अपनाती है बताइए? आरबीआई अपनाती है एक दीर्घकालिक, ठीक है, एक लघुकालिक या कहें मध्यकालिक, और तीसरी अल्पकालिक। दीर्घकालिक में वो सीआरआर एसएलआर की बात करती है, मध्यकालिक में वो ओएमओ की बात करती है, अल्पकालिक में आरआर ट्रिपल आर एमएसएफ की बात करती है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नगद में रखना पड़ता है। एसएलआर का मतलब क्या होता है? नगद में न रख के सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। ओएमओ का मतलब क्या होता है? प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त। प्रतिभूति का क्या मतलब होता है? प्रतिभूति का मतलब ये होता है जो स्टाम्प पेपर होते हैं, ठीक है, उनकी खरीद फरोख्त से संबंधित। ठीक है, आरआर का क्या मतलब होता है? रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब वो रेट जिस पर बैंकें आरबीआई से उधार लेती हैं, अर्थात आरबीआई बैंकों को उधार देने पर जो ब्याज दर वसूलती है बैंकों से, उसे कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई बैंकों से जो उधार लेती है, जस्ट उल्टा, और उसके एवज में आरबीआई को बैंक को जो चुकाना पड़ता है, यानी कि बैंकें अब किससे वसूलती हैं? आरबीआई से, तो उस ब्याज दर को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर बढ़ता है, ध्यान देना, इसमें अगर कोई भी बढ़ता है तो महंगाई अपने आप नियंत्रित हो जाती है। क्लियर? बाकी इसके बारे में डेप्थ जो जानकारी होगी वो हम आपको इकोनॉमी की बुक सीरीज में कवर कराएंगे। अगला आर्टिकल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? जेम पोर्टल। कई बार आपने नाम सुना होगा, आपको आसानी से पता होगा कि आप जानते हो कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें भी तो कागज की जरूरत पड़ती है, इसमें भी पेन की जरूरत पड़ती है, इसमें भी बैग की और भी कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पानी की बोतलों की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई के लिए कई सारी, मतलब वो आप कह सकते हो उत्पादक, उनको उत्पाद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये सब सरकार पहले क्या करती थी? ओपन मार्केट से खरीदती थी। तो ओपन मार्केट से खरीदने में क्या होता था? भ्रष्टाचार बहुत होता था। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल बना दिया कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनके जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी चीज़ें काम की होती हैं, उनको जो भी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, अब वो मार्केट से नहीं परचेज करेंगे, इस पोर्टल से परचेज करेंगे। इस पोर्टल में खास बात क्या है कि इसमें जितने भी देश के बड़े बड़े
दुकानदार हैं, ठीक है, जो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे A4 का पेपर प्रोवाइड कराने वाली कोई कंपनी इसमें जुड़ी होगी, ठीक है, पानी की बोतल प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जुड़ी होगी, ठीक है। तो सरकार के विभाग लोग क्या करते हैं, इसमें मैसेज करते हैं कि मुझे इतनी बोतल पानी की चाहिए, मुझे इतने रिम पेपर के चाहिए, तो वो इनको प्रोवाइड हो जाता है। इससे डायरेक्ट पैसा जाता है, उनको मिल जाता है, एक अकाउंट मेंटेन रहता है, भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक है। तो जेम पोर्टल का बस इतना ही मतलब है। अगला आर्टिकल है आदिवासी के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। तो आपको वो याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है भारत में आदिवासियों की क्या स्थिति है, ठीक है। भारत में जनजाति की लगभग 104 मिलियन या कहें 8.6% टोटल पॉपुलेशन की ट्राइब हमारे यहाँ रहती हैं। मतलब भारत में जो आदिवासी हैं वो लगभग 104 मिलियन के आसपास हैं। कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता है 1 मिलियन बराबर कितना होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए फिर बात आती है, जो गोंड जनजाति समुदाय है वो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। जनजाति वर्ड हो, आदिवासी हो, दोनों एक ही वर्ड हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तीसरी खास बात कि भारत में अभी तक 705 जाति समुदायों को पहचाना गया है, जिसमें 75 पीवीटीजी ग्रुप को भी हमने पहचाना है। पीवीटीजी का मतलब क्या होता है, जो इन जनजातियों में भी और भी ज़्यादा खतरे की घंटी के नज़दीक हैं, मतलब कि वो लोग विलुप्ति के कगार पे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब ग्रुप है ना, ये नहीं याद रखना है, ठीक। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी इससे पहले मैंने आपको पीवीटीजी के क्राइटेरिया को बताया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अगला इसमें लास्ट बात जो आती है वो ये, सबसे अधिक संख्या में जो जनजाति समुदाय हैं वो उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। महत्वपूर्ण पहले भारत सरकार ने शुरू किए हैं आदिवासियों के कल्याण के लिए। ये प्रीलिम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीलिम के लिए इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई सारी पहलों की शुरुआत की है, किंतु फिर भी आदिवासी अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तर्कसंगत कारण दीजिए और सुझाव बताइए, ठीक है। तो अब आपको पहले वो पहले तो पता हो ना कि सरकार ने कौन कौन सी पहलें की हैं। तो सरकार ने ट्राइफेड किया है, प्रधानमंत्री वनधन योजना किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री वनधन योजना में क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलके उनको एक साथ आते हैं और वो वन में जितने भी उत्पाद होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके उनको ट्राइफेड वाले पोर्टल में जाके बेचते हैं, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करना, ट्राइफेड पोर्टल में आपको जो कुछ भी चाहिए आदिवासियों से रिलेटेड, जो शहद कोई भी चीज़ चाहिए, मनका, मोती, डिज़ाइन, सूट, कपड़े, बिल्कुल अमेजोन की तरह वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्षमता निर्माण पहल की भी शुरुआत की गई। 100 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव भी शुरू किए गए। 100 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, झरने, मतलब भूजल को खोजा गया, भूजल के जो स्रोत होते हैं पानी पीने वाले, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल कई सारे बनाए गए। एकलव्य मॉडल स्कूल की बात है, ठीक है। आवासीय विद्यालय हैं जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है, विभिन्न समितियां जनजातियों के कल्याण के लिए गठित की गई थी। तो कई सारी समितियां हैं, जैसे सासा समिति, भूरिया आयोग। आपने भूरिया आयोग पढ़ा होगा। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताइए, पेशा अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था। तो पेशा अधिनियम में मैंने भूरिया आयोग बताया था। क्यों? क्योंकि भूरिया आयोग की सिफारिश पर ही पेशा अधिनियम आया था। लोकुर समिति, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सासा समिति को वास्तव में 2013 में लाया गया था, ठीक है। हालांकि टाइम नहीं याद रखना है, बट आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, पीएम दक्ष योजना। एक बात बताओ, दक्ष का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि वो बड़ा दक्ष है। दक्ष का दूसरा वर्ड होता है वो बड़ा प्रवीण है। प्रवीण का अगला वर्ड होता है वो बहुत कुशल है। कुशल का अगला वर्ड होता है बहुत योग्य है। योग्य का अगला वर्ड होता है वो बहुत स्किलफुल है, ठीक है। मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा कौशल विकास है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारी पर्यायवाची तो ही, दक्ष, दक्षता, प्रवीण, कुशल, योग्य, स्किलफुल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए या लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। 2020-21 में इसे लागू किया जा रहा है।
पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्ष कुशलता संपन्न हितग्राही। हितग्राही का मतलब वो लोग जिनके हितों को इसमें पूर्ति करनी है। कौन कौन इसमें पात्रता रखते हैं? अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजाति के लोग, कचरा बीनने वाले लोग, हाथ से मैला ढोने वाले और ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ साथ अदर वो पर्सन जो कि हाशिए के किनारे हैं, जो लोग वंचित हैं, यानी कि अर्थात जो मुख्य धारा में अभी समाज के नहीं आ पाए हैं, उनको अगर थोड़ा सा स्किल दे दिया जाए तो वो रोजगार अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? पात्र जो भी लोग हैं, ऊपर के मतलब जितने भी हैं, उनको लक्ष्य समूहों को कौशल विकास देकर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, ताकि आगे चलकर वो अपना खुद का रोजगार डेवलप कर सके। बिल्कुल स्किल इंडिया की तरह है। ठीक है, कई सारे निगम पार्टिसिपेट करते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए, इतनी लाइन तो पता हो कि हाँ कई सारे निगम हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। ठीक है, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही इसमें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला और लास्ट हमारा आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई? IPCC के द्वारा जारी किया गया। पूरा नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, अंतर सरकारी ऐसे लिखना है आपको, ये अंतर सरकारी। ठीक है, ये अलग अलग हो गया ना, अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसने क्या कहा है कि CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ऑलरेडी हमारे यहाँ CO2 इसमें बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि IPCC का गठन किसने किया? कौन है भाई इसको गठित करने वाला? तो इसका गठन 1988 में हुआ था UNEP व WMO के द्वारा। UNEP का पूरा फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। WMO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, या भूवैज्ञानिक संगठन। समझ गए? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है, IPCC के संदर्भ में इसका गठन UNDP ने किया, तो UNDP अलग है, उसका मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा WMO की जगह WTO, तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इन दोनों बातों से आपको बचना है, इन दोनों बातों से अपने आप में सुधार लाना है। ठीक है, कि हाँ ये गलतियां हमसे नहीं होनी है। ठीक, अब तक 5 मूल्यांकन रिपोर्ट इसने जारी कर चुका है। अभी इसने जो 5वीं जारी की थी वो जारी की थी पेरिस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये जो इसकी रिपोर्ट है लगभग ये 6ठी रिपोर्ट है। ठीक, 7 वर्ष में माना जाता है ये जारी करती है। आपको पता है 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, 2021 इस समय चल रहा है। और एक और बात बता दें, ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया, जिन बच्चों ने इन्वायरमेंट की हमारी सीरीज की है, देखो आप में से जो बच्चे प्रीलिम बूस्टर कर रहे हो ना, वो इन्वायरमेंट बेसिक पढ़ने के लिए हमारी इन्वायरमेंट लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज जरूर देख लें। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि IPCC अपना कोई अनुसंधान नहीं जनरेट करता, ना ही अपने लोगों को लगा के कोई रिसर्च करता है, बल्कि सबके डाटा को लेता है और उनको मिक्स करता है, उसी पर दिमाग लगा के नया डाटा बना देता है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको 8 अगस्त की घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। मिलते हैं अपने 9 अगस्त की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।